हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क एनर्जी पावर यूनिट का। अभी तक हमने जो है लास्ट किया था वर्क एनर्जी थ्योरम तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और फिर हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा, इसमें देखो फिजिक्स के अंदर हमारे पास कई तरह के फोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं। उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं हम। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा के हम वर्क कर रहे हैं, उस फोर्स के द्वारा वर्क किया जा रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट काम करे या फिर वर्क के साथ साथ अलोंग द फोर्स जो है आपके पास वर्क, तो वर्क बाय द फोर्स या वर्क अगेंस्ट द फोर्स। दो पॉइंट्स के बीच में अगर फोर्स हम लगा के वहां वर्क कर रहे हैं, तो जो वर्क है अगेंस्ट या वर्क बाय द फोर्स जो है, अगर वो वर्क उन दो पॉइंट्स की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है, अलग अलग पाथ, उन पाथ्स पर डिपेंड ना करे, तो ऐसे जो फोर्सेस हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है देखो, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क बाय या अगेंस्ट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑन path but depend on initial and final point। initial and final point कैसे देखो, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है A, एक दूसरा पॉइंट है B। हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लो इस A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, इस पाथ के थ्रू फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। तो हमने कुछ वर्क किया, तो ये मान लो आपके पास फर्स्ट पाथ है। फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई सेकंड पाथ है, कुछ इस तरीके से आपके पास ऐसे हमने जो है एक ऑब्जेक्ट को इस सेकंड पाथ के थ्रू इस A पॉइंट से हम मूव करा के उसको मान लो B पॉइंट तक ला रहे हैं फ्रॉम पाथ सेकंड। एक हमारे पास तीसरा कोई पाथ है, मान लो A से B तक जो है इस तरीके से ऐसे कोई पाथ है और हम उससे मूव करा के B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को वर्क किया। ये कोई थर्ड पाथ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हम A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वर्क जो आएगा उस फोर्स के द्वारा A पॉइंट से B पॉइंट तक हम एक बार वर्क करेंगे फर्स्ट पाथ के थ्रू, एक बार हम करेंगे सेकंड पाथ के थ्रू वर्क, एक बार हम करेंगे वर्क थर्ड पाथ के थ्रू। तीनों पाथ से हम एक ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। तो यदि हमारे पास फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगा तो क्या होगा, तो यहां पर जो वर्क है फ्रॉम फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम थर्ड पाथ। कि तीनों जो पाथ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों पाथ के थ्रू जो हमने वर्क किया है, तीनों पाथ के थ्रू जो वर्क आए वो क्या आएगा, इक्वल।
तो जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं आता है वर्क, तो फिर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो हम आगे करेंगे। तो ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क किया जा रहा है या जिसके अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो जो वर्क है हर पॉइंट जो पाथ है उस पाथ के लिए क्या है, सेम आए, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। हम तीनों अलग अलग पाथ है, वर्क जो है सेम आ रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है जो उस फोर्स के द्वारा किया गया है। डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे। कि आपका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, ए से बी तक आप किसी भी रास्ते से जाओ, वर्क जो आएगा वो क्या रहेगा, इक्वल। कब, जो फोर्स कंजर्वेटिव होगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग क्या है कि अगर मान लो हम जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए इस पाथ के थ्रू, ठीक है, हमने कोई ऑब्जेक्ट है उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर गए, फोर्स लगाया, वर्क किया, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम ले गए, तो वर्क डन हमने यहाँ किया फर्स्ट पाथ के लिए। अब अगर हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस उस ऑब्जेक्ट को लेकर आए इस पाथ के थ्रू, गए हम इस पाथ के थ्रू, आए हम मान लो सेकंड पाथ ये है, तो हमारा जो है अब इनिशियल पॉइंट ए था, और अब हम जब घूम के वापस दोबारा उस ऑब्जेक्ट को मान लो ए पॉइंट पर ले आए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क आएगा पूरे साइकिल में, पूरे जो आपके पास क्लोज पाथ है, ए टू बी हमने कुछ वर्क किया, फिर बी टू ए जो वर्क किया, दोनों जो टोटल अगर हम करेंगे तो जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क along a closed path, along a closed path is 0। तो अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट पर गए, वर्क किया हमने W1, W फर्स्ट पाथ के लिए, सेकंड पाथ के लिए वर्क, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट पाथ के थ्रू जो हम वर्क कर रहे हैं वो सेकंड पाथ के थ्रू के बराबर होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यदि फोर्स जो है कंजर्वेटिव होगा तो हमारे पास जो वर्क है किसी भी पाथ के थ्रू हम कर रहे हैं, हर पाथ के थ्रू वर्क क्या आएगा, इक्वल आएगा। दूसरा, अगर हम कोई क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ के अलोंग जो वर्क कर रहे हैं कि हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाए फोर्स लगा के, फिर हम बी से ए पर लाए सेकंड पाथ के थ्रू, तो जो टोटल वर्क आएगा दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट पाथ के थ्रू जो वर्क किया, सेकंड पाथ के थ्रू जो वर्क किया, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर। और यहाँ पर आपके पास जो है कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी ये कंडीशन आएगी कि किसी भी पाथ के थ्रू जाओगे वर्क इक्वल आएगा, या फिर आपके पास जो है क्लोज पाथ पर जो वर्क आएगा टोटल दैट इज 0। तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कंजर्वेटिव फोर्स का, तो एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे, देखो हमारे पास मान लो अर्थ है और यहाँ पर कोई पॉइंट ए हमने मान लिया, इस ए पॉइंट पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसका मास मान लो m है। इस ऑब्जेक्ट को हम इस पॉइंट से, ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। यहाँ से जो इसकी हाइट है ये दिस इज h। इस ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से मूव कराकर हम B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, यहाँ तक। ठीक है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इसका वेट mg अर्थ की वजह से। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट को हम उठाकर कहाँ लेकर जा रहे हैं, B पॉइंट पर, स्ट्रेट सीधे पाथ से। ठीक है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया यहाँ, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए,
तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाएंगे विदाउट एक्सेलरेशन, तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B पॉइंट इज इक्वल टू कितना होगा, जितना इसका वेट है। तो हमने फोर्स यहाँ पर कितना लगाया, mg। अगर वेट से कम फोर्स लगाओगे तो आप ऑब्जेक्ट को उठा ही नहीं सकते हो, और जब वेट के बराबर फोर्स लगा के हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो ऊपर की डायरेक्शन जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, mg, जो उसका वेट है। तो हमने फोर्स लगाया mg और इस ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर गए, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है A और B के बीच में दैट इज h। तो वर्क यहाँ पर कितना आएगा, तो वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स हमने कितना लगाया ऑब्जेक्ट को ले जाने में, mg, और कितनी डिस्प्लेसमेंट है, h। तो मतलब जो वर्क आएगा दैट इज इक्वल टू mg इंटू h। mgh जो है वो वर्क हमें करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए। ठीक है, फिर से देखो, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे रखा है A पॉइंट पर, इसको हम उठाकर B पॉइंट पर लेकर जाते हैं। तो इसको उठाकर ले जाने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है। इतना फोर्स हम लगाएंगे तो विदाउट एक्सेलरेशन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा B पॉइंट तक। इससे कम फोर्स हम नहीं लगा सकते, इसका जो वेट है, अगर इससे वेट कम, इसके वेट से कम फोर्स हमने लगाया तो इस ऑब्जेक्ट को आप उठा ही नहीं सकते हो। तो कम से कम हमारे पास कितना फोर्स लगाएंगे हम, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो वेट है mg, तो इसका मतलब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, कितना, mg। तो यहाँ जो है आपके पास फोर्स mg, तो जो वेट आएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट मूव करवा रहे हैं हम A टू B, दैट इज h। तो यह आ जाएगा mgh। एक तो ये है। सेकंड केस क्या है कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, हाइट वही है, A पॉइंट से B पॉइंट तक की जो हाइट है वही है, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को पहले यहां से उठाकर हम इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक लेकर जाएंगे। ये पॉइंट है C, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज h1। फिर हम इस ऑब्जेक्ट को C से इधर मूव कराएंगे, एक पॉइंट है D, यहां लेकर जाएंगे, ये जो डिस्टेंस ये मान लो आपके पास x1। फिर हम इसको D से एक पॉइंट है E, यहां तक लेकर जाएंगे, इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज h2। फिर E से हम लेकर जाएंगे इधर F पॉइंट पर, तो यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है ये मान लिया हमने x2। और फिर हम क्या करेंगे, F से इस ऑब्जेक्ट को इस पाथ के थ्रू B पॉइंट तक लेकर जाएंगे, ये हाइट है h3। क्या किया हमने, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को A से B तक सीधा लेकर जा रहे हैं, कितना वर्क हमने किया, mgh। अब क्या कर रहे हो, हाइट वही है, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हाइट है वो आपके पास h है। हम अब क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास B पॉइंट है सेम हाइट पर है B पॉइंट। अब हम इसको पहले इस तरीके से लेकर जाएं ऊपर, h1 डिस्टेंस चली, फिर हम C से D इस पाथ पे, फिर D से E, फिर E से F, फिर F से B। ऐसे हम इस पाथ को फॉलो करके जो है इस ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं B पॉइंट तक। दोनों केसेस में पाथ अलग अलग है। फर्स्ट में सीधा लेकर जा रहे हैं हम, सेकंड में आप इस तरीके से मूव करा रहे हो ऑब्जेक्ट को। तो हमें क्या करना है, इस सेकंड पाथ के थ्रू जो वर्क आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो जो वर्क है अगर वो भी mgh आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके पास कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि फर्स्ट पाथ के थ्रू वर्क किया mgh आया, सेकंड पाथ के थ्रू वर्क किया वो भी क्या आएगा, mgh आएगा। तो हमारे पास ये कैसा फोर्स रहेगा, कंजर्वेटिव। तो कैसे देखो, तो जो टोटल वर्क आएगा दैट इज इक्वल टू A टू C हमने कितना वर्क किया, प्लस वर्क फ्रॉम C टू D, प्लस वर्क फ्रॉम D टू E, प्लस वर्क फ्रॉम E टू F,
प्लस वर्क फ्रॉम F टू B। पहले इस पाथ के लिए वर्क निकालेंगे। ऑब्जेक्ट जो हम उसको ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो यहाँ कितना वो हो जाएगा, जो फोर्स लगाएंगे दैट इज इक्वल टू mg, और डिस्टेंस क्या है h1, तो A से C तक हमने कितना वर्क किया mg h1, प्लस C से D हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका जो ऑब्जेक्ट को लेकर जाए वो इस डायरेक्शन में, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है C टू D, तो यहाँ एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। तो C से D तक ले जाने में जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल जो है वर्क के बीच में डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना होगा 90 डिग्री का, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो वेट का जो एंगल आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा 0। तो C से D तक आपने कितना वर्क किया 0, प्लस D टू E कितना वर्क करेंगे, तो फोर्स mg, और ये डिस्टेंस कितनी है h2, प्लस E टू F के लिए फिर से 0 हो जाएगा, प्लस F टू B कितना आ जाएगा mg h3। तो यहाँ पर हमने यहाँ क्या हो जाएगा mg h1 प्लस mg h2 प्लस mg h3, mg यहाँ से कॉमन, h1 प्लस h2 प्लस h3, तो ये जो हाइट है h1, ये हाइट है h2, ये है h3, तो तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपकी जो टोटल हाइट बनेगी दैट इज h, तो ये आपके पास h आ जाएगी, वर्क डन। ठीक है, ये मान लो वर्क डन बाय सेकंड पाथ, और ये वर्क डन आपके पास फर्स्ट पाथ। तो फर्स्ट पाथ आपका सीधा था A से B तक, उसके अलॉन्ग वर्क कितना आएगा mgh। सेकंड पाथ इस तरीके से था, इसके अलॉन्ग जो वर्क आएगा वो भी mgh। A टू B आप किसी भी पाथ से पहुंचोगे, कैसा भी पाथ फॉलो करके आप जाओगे, वर्क जो आएगा दैट इज ऑलवेज बी mgh। इसका मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके पास क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। ये नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ के थ्रू आप वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ जो है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आपको एक एग्जांपल इसमें याद रखना है, तो ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या आ जाएगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस जिनके द्वारा वर्क किया गया या जिसके अगेंस्ट वर्क किया गया, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। तो हमारे पास जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हम स्टेटमेंट लिखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work by or against the force between 2 point is depend upon path। ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड करेगा। कैसे, जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, हमारे पास एग्जांपल है इसका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे, अगर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F जो है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो हम A से B पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को मूव कराकर ले गए B पॉइंट तक। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा और ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं आगे की तरफ। तो A से B तक हम ले गए, तो हम A टू B जब ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, वर्क करेगा। तो वो जो वर्क करेगा A टू B पॉइंट के लिए। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को A से B तक इस पाथ के थ्रू ले जाते हैं, मान लो ये तो पाथ आपका फर्स्ट हो गया, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को
यहाँ से यहाँ ले गए सी पॉइंट पर, सी से डी पॉइंट पर, और डी से फिर आप ले गए बी पॉइंट पर। अगर ऑब्जेक्ट को हम ए टू सी ले गए पहले, फिर हम सी से डी लेकर जाएंगे, फिर डी से बी लेकर जाएंगे, तो यहां पर जो है फ्रिक्शन फोर्स ए से सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू बी वो अलग होगा। ये आपके पास सेकंड पाथ है। तो यहां जो वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट पाथ नॉट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम सेकंड पाथ। पहले पाथ से जो फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क किया और सेकंड पाथ के थ्रू जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा कभी भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि जितना लंबा पाथ होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा वर्क करेगा, और जितना छोटा पाथ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम वर्क करेगा, तो वर्क जो है वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो कभी भी आपके पास ए और बी पॉइंट के बीच में जो दो पाथ है इनके ऊपर डिपेंड करेगा, तो कभी भी ये पाथ, ये जो वर्क है ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। और दूसरा जो है क्लोज पाथ वर्क इज नॉट जीरो बाय दीज फोर्सेस। ठीक है, तो अगर हम ए पॉइंट से मूव कराकर सी पर गए, फिर सी से डी, फिर डी से बी, और अगर हम बी से फिर ए पर आ जाते हैं, तो जो वर्क है वो आपके पास कभी भी जीरो नहीं होगा टोटल वर्क, क्योंकि यहां पर देख रहे हो आप ए से सी, फिर सी से डी, डी से बी, और फिर बी टू ए, तो पूरे जो क्लोज पाथ के लिए वर्क आएगा दैट विल बी नेवर जीरो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये जो है दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो फोर्सेस जिनके द्वारा जो वर्क किया जाएगा या जिनके अगेंस्ट वर्क किया जाएगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहां पर जो टोटल वर्क आएगा फॉर ए क्लोज पाथ वो ऑलवेज बी जीरो, और यहाँ पर जो है क्लोज पाथ के लिए वर्क जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ ये है आपके पास दो टाइप के फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसमें आपको ये करना है। ठीक है, तो आज के लिए ये है। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसको नोट कर लेना पहले।